हेलो एवरीवन, आई एम तनुजा, योर केमिस्ट्री मेंटोर। तो आज हम लोग देखते हैं थर्मोडायनामिक्स पार्ट 7। इसमें लास्ट पार्ट में हम लोगों ने वर्क कैलकुलेशन किया था और हमने सारी प्रोसेस में वर्क कैलकुलेशन किया था, लाइक आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक में, और साइक्लिक प्रोसेस में भी हमने देखा था कि वर्क कैलकुलेशन कैसे की जाती है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि आपको एडियाबैटिक की जो वर्क कैलकुलेशन है, जो हमने 3 रिलेशन लिखे थे उसमें पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वाले जो रिलेशन थे, ये रिलेशन कैसे डिराइव हुए हैं ये हम आज के पार्ट में पढ़ेंगे। जैसे कि लास्ट पार्ट में मैंने बोला था, इनके लिए हम क्या करना है, हमें सबसे पहले टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हम रिलेशन देखेंगे। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, देखो एडियाबैटिक का मतलब होता है इसमें Q जो होगा आपका वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि हीट ट्रांसफर आपका कांस्टेंट है। तो आपका फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक रिलेशन है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब क्योंकि ये आपका 0 है, ये कांस्टेंट है, तो आपका डेल्टा U इज इक्वल टू हो जाता है W एडियाबैटिक। इस रिलेशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। डेल्टा U को हम लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। अब देखिए हमको P की जगह पे रखना है माइनस पी वी इज इक्वल टू, हमारे पास एक रिलेशन है NRT, और यहाँ पे हम P की जगह पे रख सकते हैं NRT अपॉन V। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ NRT अपॉन V dV, और ये हो जाएगा मेरा NCV dt। दोनों जगह मैंने डेल्टा को D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो N से N कैंसिल हो जाएगा। जो अब N को कैंसिल करने के बाद मेरे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, एक CV है और मेरा जो R है, इसको मैंने यहाँ भेज दिया R। अब जो T है और ये डेल्टा T है, dt और T को मुझे एक साइड भेजना है क्योंकि मुझे अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। dt इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो नाउ आई हैव टू इंटीग्रेट। तो 1 अपॉन टी dt इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा मेरा, माइनस 1 अपॉन वी dv, ये बच गया, और मेरा आ गया v1 से v2। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 से T2 मेरी लिमिट लगी, दोनों साइड हमें इंटीग्रेट करना है। अब देखिए मेरा लास्ट में क्या आता है, CV अपॉन R, 1 अपॉन टी dt इज ln t, और लिमिट हो जाएगी आपका T1 से T2, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ln v, और लिमिट है v1 से v2। ठीक है, अब मेरा इसको मुझे सॉल्व करना है, तो ln t2 माइनस t1, ln t2 माइनस ln t1, ये हो जाएगा आपका ln t2 अपॉन t1। वैसे ही यहाँ पे मेरा आ जाएगा माइनस ln v2 अपॉन v1। अब देखिए मेरे को ये माइनस साइन हटाना है, तो मेरे को ये टर्म्स रिवर्स करने पड़ेंगे। तो मेरी फाइनल जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी CV अपॉन R ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू ln V2 अपॉन V1। ये मेरा फाइनल आपकी एक इक्वेशन आई है। ठीक है, अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरी इक्वेशन है CV अपॉन R ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू ln V1 अपॉन V2। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी होती है m log n, तो ये m log n, ये जो m है ये पावर में चला जाएगा, तो ये वाला टर्म जो CV अपॉन R है इसको हम इसकी पावर में भेज सकते हैं क्योंकि ये लॉग की नेचुरल प्रॉपर्टी है। तो ln T2 अपॉन T1 इसकी पावर हो जाएगा CV अपॉन R इज इक्वल टू ln V1 अपॉन V2। ln से ln कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा आपका T2 अपॉन T1 इसकी पावर CV अपॉन R इज इक्वल टू ln V1 अपॉन V2। यहाँ तक मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब देखिए आगे मेरे को एक छोटी सी चीज़ और करनी पड़ेगी। CP माइनस CV इज इक्वल टू होता है आपका R। ठीक है, तो CP अपॉन CV इज इक्वल टू क्या हो, मैंने पूरे इक्वेशन को CV से डिवाइड कर दिया, तो CP अपॉन CV इज इक्वल टू आ जाएगा 1, -1 इज इक्वल टू R अपॉन
सी वी। ठीक है, सी पी अपॉन सी वी क्या होता है, गामा। गामा इज पॉइजन्स रेशियो, गामा इज इक्वल टू होता है सी पी अपॉन सी वी, इसको हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो या एडियाबैटिक इंडेक्स भी इसको बोला जाता है। तो गामा -1 इज इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन सी वी। अब यहाँ से देखो मेरे को क्या लाना है, सी वी अपॉन आर लाना है, तो सी वी अपॉन आर मेरा आ जाएगा 1 अपॉन गामा -1। इस इक्वेशन को हमने पलट दिया। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। अब ये इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, T2 अपॉन T1 की पावर 1 अपॉन गामा -1 V1 अपॉन V2। अगर मैं 1 अपॉन गामा -1 को यहाँ भेजती तो मेरी इक्वेशन T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1। अब इसको हम सिंपल टर्म्स में लिखते हैं। देखिए, टी वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो फाइनल आपका एक रिलेशन आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब देखो एक रिलेशन तो आपका ये है, पहला रिलेशन है आपका टी वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आपको क्या करना है, यूज आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू होता है आपका एनआरटी या पी वी इज इक्वल टू आर टी करके हम करते हैं। चलिए मान लीजिए 1 मोल है, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी है मेरे पास। टी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, पी वी अपॉन आर या पी वी अपॉन एन आर, इसको इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो पी वी अपॉन आर वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से मेरी एक इक्वेशन आती है, इसकी पावर गामा है, देखिए V1 की पावर, तो 1 से 1 कैंसिल, तो PV की पावर गामा इज इक्वल टू आपका आ गया कांस्टेंट। एक इक्वेशन आपको ये मिल गई, सेकंड इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन ये थी। थर्ड इक्वेशन के लिए मैं आपको खुद निकालनी है। थर्ड इक्वेशन के लिए एक मैं हिंट देती हूँ आपको, इस P के जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हो क्या, P की जगह आप रिप्लेस रख दीजिए वैल्यू P, यही वाला P इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आर टी अपॉन V। ठीक है, तो वो रख के यहाँ पे आप इक्वेशन रख लेना, तो आपकी थर्ड वाली इक्वेशन आ जाएगी। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, अब थर्ड वाली इक्वेशन आपकी आ जाएगी। तो थर्ड वाली इक्वेशन क्या है आपकी, ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, इस वैल्यू को रख सकते हैं, तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। P की जगह पे आपको क्या रखना है, आइडियल गैस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना है P के फॉर्म में। ठीक है, तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। तो 3 रिलेशन हमारे निकल गए हैं। अब देखो, अब हमें वर्क कैलकुलेशन करनी है, तो स्टार्ट करते हैं वर्क कैलकुलेशन से। वर्क कैलकुलेशन हम केस 1 पढ़ते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इरिवर्सिबल के लिए देखिए हमारे पास एक इक्वेशन आती है, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब मुझे पता है यहाँ पे Q क्या है, 0 है या कांस्टेंट है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W। ठीक है, W एडियाबैटिक, डेल्टा U क्या होता है, NCV dt, और W क्या हो जाएगा, -P डेल्टा T डेल्टा V, ये आपका आ जाएगा। अब डेल्टा V की जगह आप V2 - V1 रख सकते हैं, V2 - V1, या इसकी जगह पे आप एक और चीज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, nRT2 अपॉन P2 माइनस nRT1 अपॉन P1। तो ये इक्वेशन भी आप रख सकते हैं, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन जैसा आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो ये इक्वेशन आ गई आपका इरिवर्सिबल के लिए, ये मतलब इरिवर्सिबल में वर्क डन नॉर्मल इक्वेशन से आप लेते हैं। सेकंड केस हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल। सेकंड केस है मेरे पास फॉर रिवर्सिबल इक्वेशन। रिवर्सिबल के लिए देखो सेम ये इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है, तो W एडियाबैटिक इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, NCV dt। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। अब CP - CV इज इक्वल टू क्या होता है, R।
ठीक है, सी पी अपॉन सी वी माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन सी वी। अब यहाँ से देखो मेरे को सी वी के टर्म्स में इस सी वी को मेरे को रिप्लेस करना है, तो मुझे सी वी के टर्म्स में लाना है। सी पी अपॉन सी वी गामा होता है, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन सी वी। तो यहाँ से सी वी मेरा आ सकता है आर अपॉन गामा माइनस 1। इस वैल्यू को मुझे रखना है इस इक्वेशन में। तो मेरी जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, W एडियाबैटिक इज इक्वल टू NR अपॉन गामा माइनस 1 डेल्टा टी। और इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगी तो ये क्या बन जाएगा मेरा, W एडियाबैटिक इज इक्वल टू NR अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इंटीग्रेट किया है सिंपल लिमिट्स रख के, जो आप पढ़ते हैं नॉर्मल इंटीग्रेशन। तो ये आपका यहाँ से फाइनल इक्वेशन आ गई, जो कि हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क डन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों केस पढ़ लिए, इरिवर्सिबल भी और रिवर्सिबल भी। बाकी हमने यहाँ पे रिलेशन निकाला किस किस के बीच में, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। 3 हमारे पास इक्वेशन आई हैं। फर्स्ट ये है, ये वाली। सेकंड ये आई है। थर्ड के लिए मैंने आपको बोला कि पी को रिप्लेस करना है आइडियल गैस इक्वेशन से। इसके फिर हमने देखा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रोसेस से आपको चलना है। देन उसके बाद रिवर्सिबल के लिए थोड़ा केस चेंज हो जाता है, तो ये फाइनल इक्वेशन आपकी आ जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग अगला शुरू करते हैं एंट्रोपी पे। एंट्रोपी के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।